बीते सप्ताह महिला दिवस था। इस मौके पर समाज से बहिष्कृत पर समाज के ही एक अंग से मिलने का मौका मिला। ऐसी महिलाएं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अपहरण या फिर परिचितों या खुद घर वालों के हाथों ही दगा का शिकार हो दिल्ली के जीबी रोड पर मौजूद कोठों तक पहुंच गई। गीतांजलि बब्बर, जो कटकथा नाम के एनजीओ की संस्थापक हैं और बीते 15 साल से इस इलाके में समाज सेवा का काम कर रही हैं, उनसे बातचीत करने का मौका मिला। कुछ ऐसे राज खुले जो मेरी देह को चीरकर आर पार हो गए। इस मुलाकात के दौरान गीतांजलि ने मुझे बताया कि एक सेक्स वर्कर ने एक ही दिन 24 घंटों में 70 क्लाइंट्स को डील किया। यह एक बात मेरे जहन में ऐसी बसी कि मैंने उसकी कहानी को कागज पर उतारने का सोचा। यहां मैं आपसे साझा कर रही हूं ये दर्दनाक वाकया। जीबी रोड पर अपनी जिंदगी के 25 साल गुजारने वाली एक सेक्स वर्कर यमुना, बदला हुआ नाम, से बात करने का मौका मिला। यमुना ने जीबी रोड की अपनी आपबीती सुनाई। वो मेरी रूह की नींव के आखिरी पत्थर तक को चोट दे गई। यमुना ने बताया कि यहां महिलाओं को अक्सर पूरी तरह नशे में रखा जाता है ताकि वे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को ले पाएं। यहां मैं आपको यमुना की जुबानी ही उसकी कहानी सुना रही हूं। नाम यमुना, बदला हुआ नाम। उम्र 35 साल। काम न पूछो तो बेहतर। आज से 22 साल पहले। वो गहरी काली रात थी। मैंने कई बार आंखें जोर से खोली और बंद की, अपने ही मुंह पर थप्पड़ जड़े, पर नहीं, मैं सो नहीं रही थी। वहां चारों ओर घुप सन्नाटा पसरा था। मेरे चारों तरफ खुरदुरी दीवारें एक दूसरे को छूने को बेकरार थीं। दीवारों में लगी सीलन दम घोट रही थी। एक घूंट सांस लेने में मेरी सांस रुक रही थी। हल्की दूरी पर झरोंकों से छन छन कर एक भयानक फुकार आ रही थी, मानो पवित्र यमुना में कालिया जहर फैला रहा हो। अंधेरे में जब मैंने बैठने की कोशिश की तो छत से सिर जा लगा और मेरे माथे से खून बहने लगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं हूं कहां। अजीब की गफलत हो रही थी। एक झरोखे से जब झांक कर देखा तो बाहर कुछ 7 बाय 7 फीट का हॉल था। उसमें करीब 20-30 औरतें बैठी थीं, पर ये क्या, वो सभी लगभग निर्वस्त्र ही थीं। बदन पर कपड़े की इतनी हल्की परत की हवा के हल्के से झोंके से ही वो गिर जाए, लेकिन चेहरे पर परत दर परत मेकअप। किसी के हाथ में शराब थी तो किसी के हाथ में हुक्का, तो कोई बीड़ी से खुद सुलगा रही थी। मैं घबरा गई और मैंने उस जगह से निकलने के लिए फिर से उठने की कोशिश की, पर ऐसा लग रहा था जैसे मुझे लकवा लगा हो। सिर घूम रहा था और बदन भारी था। मैंने मदद के लिए फिर झरोंकों का रुख किया तो देखा कि एक अधेड़ महिला को 4-5 आदमियों ने घेर रखा था और वे उसके सीने पर हाथ मार मार कर फुहड़ से ठहाके मार रहे हैं। अधेड़ महिला के हाथों में नोटों का एक बंडल था। किसी बात पर तो वे नाराज लग रही थी कि अचानक उनमें से एक आदमी ने उसके बंडल पर कुछ और नोट रख दिए और वो महिला मुस्कुरा उठी। आड़े तिरछे कदम रखते वो पांचों आदमी अब मेरे झरोखे की तरफ आने लगे। मेरी उम्मीद जगी कि शायद ये मुझे यहां इस हाल में देख लेंगे और बचा लेंगे। मैंने मन ही मन ऊपर वाले का शुक्र किया और राहत की सांस ली। मुझे लग रहा था कि मुझे कहीं लकवा लगा है और मैं किसी गहरे कुएं में गिर गई हूं। मैंने फिर उन्हें आवाज लगाने की कोशिश की और मेरी आह सुनकर वे चहक कर तेजी से मेरी तरफ ही आने लगे। मैं सुकून से लेटी थी कि अब मेरी जान बच जाएगी। कुछ ही देर में मैंने देखा मेरे पैरों की तरफ एक हाथ उभरा। उस हाथ में फोन था और उस फोन की टॉर्च ऑन थी। अब जो मैंने देखा उसके बाद मेरी रीढ़ में सिहरन हो गई। रोशनी ने जैसे मेरे अंतर्मन को आंखें दी हो और मेरे दोनों हाथ काट दिए हों। जहां मैं लेटी या यूं कहें कि पड़ी थी वो कोई कोना नहीं था, बल्कि यह एक नीची छत वाला घुड़साल पर छत्ती जैसा बेहद छोट कमरा था। मेरे चारों तरफ एक एक हाथ के फासले पर दीवारें थीं और एक जमीन को छूती छत। पैरों की तरफ इस कमरे का मुंह था। हाँ, मुंह ही था। उसे दरवाजा कहना उचित न होगा क्योंकि उस जगह न कोई चौखट थी न पल्ले, बस 2 सिरों पर कीलों से बंधे नाड़े पर लटकता फटा सा किसी पुरानी साड़ी का टुका लगा था। फोन की टॉर्च मेरी आंखों में चुभ रही थी कि अचानक उसके पीछे से खून से सनी 2 आंखों ने झांका। उस चेहरे पर वो आंखें ऐसी थी मानो कोयले के एक कोने पर आंच लगाकर सुलगाया जा रहा हो। वो थोड़ा और आगे बढ़ा। मुझे दिखे उसके अफीम और तंबाकू से सने दांत। मैं कुछ समझ पाती इससे पहले ही एक खुरदरा हाथ मेरी पिंडलियों को सहलाता सा महसूस हुआ।
जब मैंने नजरें पिंडलियों पर रेंगते उसे हाथ की तरफ फेरी तो मानो किसी ने सहस्त्रों मन लावा मेरे शरीर एक साथ उड़ेल दिया। मैंने देखा मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, खुद मैंने अपने आप को आज तक ऐसे न देखा था। और मुझे उस लकवे की हालत में भी पूरे बदन में असहनीय पीड़ा और तड़प महसूस होने लगी। मैं बस वहां से भाग जाना चाहती थी, किसी तरह से उठकर उस आदमी का मुंह तोड़ देना चाहती थी। लेकिन मैं कर पाई तो सिर्फ गिनती 1, 2, 3, 4, 20, 21, 30, 50 और शायद 70। रात भर या जाने दिन भर, मुझे तो पहर और समय का अंदाजा भी नहीं था। पूरे 70 बार अफीम, बीड़ी, तंबाकू की बदबू और खुरदुरे हाथ मेरे बदन पर आते जाते रहे। कई हफ्तों तक ये सिलसिला जारी रहा। वो अधेड़ औरत या दूसरी औरतें मुझे बस कुछ नशीला पिलाती और तंबाकू की बदबू और खुरदुरे हाथ सिलसिलेवार चलने शुरू हो जाते। फिर एक दिन ऐसा आया जब मुझे बाहर निकाला गया। जाने क्या, पर कुछ तो खिलाया भी गया। मैं जैसे एक जिंदा लाश थी या कि लकवे की ऐसी मरीज जिसमें सिर्फ सांसें बची थी। वो सचमुच बेहद काली रात थी, घनी काली रात, इतनी लंबी कि बरसों से मैं उसके सवेरे का इंतजार कर रही हूं। जाने इस रात के पार कोई सुबह है भी या नहीं, जाने ये मेरे जीवन की आखिरी रात है, क्योंकि इसके बाद मेरे जीवन में कभी सूरज न उगा। आज मैं 35 साल की हो गई हूं। अंधेरा आज भी उतना ही काला लगता है, बस अब झरोंकों से रिसने वाले जहर में मेरी दबी सांसों का धुआं भी मिल जाता है और बदले में मैं इन झरोंकों से भर लेती हूं उबासी, फफूंदी और सीलन वाली कुछ ताज़ा सांसें। कुछ इसी तरह दिन रात गुजारते और 20, 30 से 70 तक की गिनती करते मैंने उस छोटे कमरे में 22 साल गुजारे। मैं नहीं जानती मैं यहां तक कैसे पहुंची, शायद भूल चुकी हूं अपना पूरा अतीत। मुझे मेरे अतीत के बारे में अगर कुछ याद है तो बस एक नंबर 70। 70 बार तंबाकू की बदबू, 70 बार खुरदुरे हाथों से खोदा गया मेरा बदन और 70 बार मरने के बाद मेरा ये नया जन्म। यमुना को उसके पिता ने महज कुछ हजार रुपयों के लिए बेच दिया था। जब वह अपने परिवार में लौटना चाह रही थी तो उन्हें गंदी औरत कहकर बहिष्कृत कर दिया गया। कहते हैं कि औरत ममता की मूरत होती है, लेकिन इतने दर्द से गुजरकर भी जब जीवन में जरा सा नेह चाहती है तो उसे गंदा करार दे दिया जाता है। दुखद है, लेकिन इस दुख का भी यकीनन कोई अंत होगा और यमुना की रात का सवेरा भी आएगा। दृश्यों को अधिक सटीक बनाने और हालातों की मार्मिकता को अंतिम तह तक समझाने और रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए लेखक की कल्पनाशीलता का जगह जगह इस्तेमाल किया गया है।